हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 161। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 161 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडवाइफरी। मिडवाइफरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट के जितने भी एएनएम एग्जाम्स होते हैं एनएचएम के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ये ऑल स्टेट के जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, यूपीसीएचओ, एमपीसीएचओ, बिहार सीएचओ, उत्तराखंड एनएचएम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एम्स, पीजीआई, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एमपीपीबी, वीएफएम, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए एग्जाम्स के कमीशन बोर्ड है नेम है। ओके, ये ऑल स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जितने भी ईएसआईसी के द्वारा एमपीएसडब्ल्यू, हरियाणा स्टाफ नर्स, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मोस्टली क्वेश्चनों का रिविजन्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन एग्जाम्स आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है? Which structure establish a relationship between mother and fetus during the intrauterine life? क्या होगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर? ठीक है, कमेंट करिए अपना आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्या प्लेसेंटा। ये इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य जो संबंध स्थापित करती है वो कौन सी संरचना होती है? वो स्ट्रक्चर्स होता है प्लेसेंटा का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया और रिपीट भी हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। इंट्रायूट्राइन लाइफ क्या होती है मैंने कई बार बताया, इनसाइड द यूट्रस। जब बेबी क्या होता है इम्बेरो के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई भी बेबी रहता है उसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो आप ज़्यादा इसमें माइंड ना लगाएं, क्योंकि आप इतना समझे इंट्रायूट्राइन के लाइफ का मतलब होता है जब भी कोई भी बेबी क्या होता है अपने माँ के कोख में या अपने माँ के यूट्रस में रहता है उसे इंट्रायूट्राइन लाइफ कहा जाता है। ठीक है, ये संरचना ऐसी संरचना होती है जो माता और भ्रूण के मध्य क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? ऑन विच डे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग ऑन द यूट्राइन वॉल कंप्लीट? क्या होगा इसका राइट आंसर? किस दिन इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 11वें दिन। ठीक है, 11वें या 12वें दिन लिखा होता है आंसर में, तो ध्यान रखना है 11 लिखा होगा तो 12 लिखा होगा, दोनों में से कोई एक दिन लिखा होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाय द वे 11 नहीं लिखा होगा तो 12 राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक मिलेगा आपके एग्जाम्स में, 11 लिखा होगा या तो 12 लिखा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 3 है, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया, सामान्य प्रसव नॉर्मल लेबर के कितने दिनों पश्चात महिलाओं को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है या किया जाता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर नॉर्मल लेबर वुमेन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल? क्या होगा इसका राइट आंसर? कई बार मैंने बताया भी है, जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कितने दिनों पश्चात या कितने घंटों के पश्चात महिलाओं को क्या होता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1 या 2 दिन बाद क्या होता है, लगभग डिस्चार्ज कर दिया जाता है उनको। अगर घंटे की बात करें तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 घंटे से 48 घंटे के आसपास उन्हें क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया जब बाई वेजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी होती है। ओके, ऑप्शन डी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। 1 या 2 दिन या घंटों में बात करेंगे तो 24 से 48 घंटे के आसपास, 24 to 48 घंटे के आसपास। ठीक है, उन्हें क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लिया, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए, 1 से 2 दिन या घंटे में बात करेंगे 24 से 48 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया है, परिपक्व प्लेसेंटा में रक्त आयतन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ब्लड वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ब्लड वॉल्यूम इज देयर इन द मैच्योर प्लेसेंटा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए 500 ml, 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 ml ये परिपक्व प्लेसेंटा का ब्लड वॉल्यूम होता है। किसका? परिपक्व प्लेसेंटा का, जब मैच्योर हो जाता है प्लेसेंटा। अब यहाँ पर देख लें, जो भी पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, जो प्लेसेंटा का अगर आपसे कोई डायमीटर पूछेगा कि जैसे मान लो कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो प्लेसेंटा का डायमीटर कितना होगा? ये 20 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर का मतलब होता है ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मतलब 20 से लाइन खींची जाएगी, या तो आप मान लो ऐसा।
ठीक है। ये लगभग लगभग ऐसा होता है, तो इसका डायमीटर कहा जाता है। ये वाली क्या होता है 20 से ये हाफ पार्ट अगर इतना लेंगे तो इसे रेडियस कहेंगे, पूरा ले लेंगे यहाँ से ये लाइन तो इसे डायमीटर कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा, ठीक है। तो डायमीटर आप ध्यान रखें, डायमीटर, ये पूरी लाइन को डायमीटर कहते हैं, हिंदी में व्यास कहा जाता है, ठीक है। और आधी को रेडियस कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसे त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो आप बता देंगे कि 10 ये होगा, 10 ये होगा, चाहे ऊपर मान लो 10, चाहे नीचे मान लो। कहीं से अगर सेंटर से कहीं पर भी अगर लाइन खींची जाती है वो क्या होती है, उसकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये 10 मान लो, चाहे ये 10 मान लो, ठीक है। 10 ये 20 हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चाहे ये वाली मान लो कि ये 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को डायमीटर कहा जाता है। ये मान लो कि क्या है, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस यहाँ पर लिखी है, ठीक है। मोटाई की मान लो ये जो प्लेसेंटा बना हुआ है ना, इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, न्यूट्रिशन होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं, अभी नीचे बताएंगे डिटेल्स में। तो ये जो इसका थिकनेस होता है, ये मोटा कितना होता है, ये कितना मोटा होता है, ये 3 सेंटीमीटर के आसपास मोटा होता है। कितना, 3 सेंटीमीटर के आसपास ये वाली मोटाई होती है उसके, जिसके अंदर ये सब चीज़ें भरी होती हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, और भी कई चीज़ें होती है, हार्मोन्स वगैरह। तो ये लिक्विड, तो ये सब इसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये प्लेसेंटा होता है, ओके। ये चौड़ाई की ये कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, इस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक व्यास कहा जाता है, मतलब ये चौड़ाई, आप इसे समझे अपने हिसाब से आप। तो ये 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आधी कहेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, पूरी कहते हैं तो व्यास होता है, ओके। ये मैच्योर प्लेसेंटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देख लें, अगर बात की जाए मैच्योर प्लेसेंटा का वेट लगभग कितना होता है, तो 500 ग्राम के आसपास होता है। कितना, 500 ग्राम के आसपास होता है। ये मैच्योर प्लेसेंटा का ओनली वेट के बारे में बात किया गया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फेटल ब्लड फ्लो की दर कितनी होती है। द रेट ऑफ द फेटल ब्लड फ्लो इन द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली। क्या होगा इसका राइट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग लगभग पूछा गया है, आपको बताना है जो मोस्ट प्रिपेयर्ड आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, 400 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, ठीक है। ये जो फेटल ब्लड फ्लो रेट होती है वो कितनी होती है, लगभग 400 ml के आसपास होती है पर मिनट के हिसाब से, ओके। यहाँ पर मेंशन है आंसर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 6 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य स्थिति में टर्म पर एमनेटिक द्रव का रंग होता है, आपको बताना है कैसा होता है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ द टर्म्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेल एस्ट्रा कलर। कैसा होता है, पेल एस्ट्रा कलर। आपने भूसा देखा है, जो गांव में क्या होता है, खेतों में गेहूं को मरने के बाद, गेहूं निकालने के बाद उसका जो वेस्टेज बचता है ना, उसको भूसा कहा जाता है। वो तो जो भूसा होता है ना, वो हल्का सा क्या होता है, पेल टाइप का होता है, मतलब पीले पीले के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर गेहूं के पके खेत देखोगे तो क्या होता है, उसका जो पूरा स्टेम होता है, पूरा जो पौधा होता है वो येलो हो जाता है पकने के बाद, ठीक है। तो उसी कलर में क्या होता है, सामान्य स्थिति में टर्म पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, एक प्रकार का द्रव होता है, जो गर्भाशय के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर भरा होता है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं इसे, क्या यूट्रस के अंदर क्या होता है, भरा होता है। तो इसका कलर कैसा होगा सामान्य स्थिति में, ठीक है। नॉर्मल स्थिति में इसका कलर जो होता है पेल एस्ट्रा येलो होता है, पेल एस्ट्रा येलो टाइप का होता है, जैसा कि मान लो कि एक तरह का भूसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे करके ऑप्शन दिए जा सकते हैं एग्जाम्स में। मान लो कि पेल एस्ट्रा येलो लिखा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं फिर यहाँ लिखा है स्लाइटली येलो लिक्विड, मतलब लिक्विड का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो येलोविश का मतलब होता है हल्का पीलापन होता है। स्लाइटली येलोविश का मतलब होता है, स्लाइटली मतलब होता है हल्का, येलोविश मतलब होता है पीलापन, हल्का पीलापन होता है। या तो आपको ये मिल जाएगा क्लियर टिंटेड येलो, इन तीनों में से कोई आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साइनोनिम से लिखे हैं, लगभग लगभग ये आंसर एक दूसरे के आसपास लिखे हैं, ठीक है। मीनिंग्स को समझाने की कोशिश की हमने यहाँ पर कि इस प्रकार से ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग बुक्स में मेंशन किया जाता है। तो ध्यान रखना, येलो एक्स्ट्रा कलर मिलेगा, या तो स्लाइटली येलोविश लिक्विड मिलेगा, या क्लियर टिंटेड येलो मिलेगा, मतलब क्लियर होगा, येलो टाइप का होगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, आरएच असंगता, आरएच इनकैम्पेटिबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है,
कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग द आरएच इनकैम्पेटेबिलिटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोल्डन होता है। कैसा? गोल्डन टाइप का होता है, या हिंदी में कहें इसे सुनहरा। क्या कहेंगे? सुनहरा। इस तरह गोल्डन लिख लेंगे आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आरएच असंगतता के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है वो कैसा होता है? गोल्डन टाइप का होता है। ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं आरएच असंगतता के बारे में तो हमारे पिछले वीडियो मिडवाइफरी के जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल्स इसे कवर किया था। ओके, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिविजन कर रहे हैं ताकि आप लोग भूल ना जाए क्वेश्चनों को, और कुछ नए क्वेश्चन हैं और नई जानकारी भी रहेगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8। यहाँ पर पूछा गया पोस्ट मेच्योरिटी के दौरान एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। कैसा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड हैज अ कलर ड्यूरिंग पोस्ट मेच्योरिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ग्रीनिश येलो होता है। कैसा? ग्रीनिश येलो होता है, मतलब हल्का पीला हरा होता है। कैसा? हिंदी में अगर बात करेंगे तो कहेंगे हल्का पीला हरा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ठीक है, हल्का पीला हरा लिखना है आपको। ठीक है, हिंदी वाले जो भी हैं, हल्का पीला हरा, ग्रीन, ये लिखा है ग्रीनिश येलो होता है, इस तरह का होता है। लेकिन इंग्लिश में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में अगर जब भी मिलेगा तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ये ग्रीनिश येलो ये किस में होता है? पोस्ट मेच्योरिटी के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है वो कैसा है? ग्रीनिश येलो हो जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये क्यों हो जाता है? ये क्या होता है जब बेबी क्या करता है वहाँ पर मेकोनियम कर देता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट स्टूल इज कॉल्ड दी मेकोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है एमनियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? व्हाट ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड में बताना है आपको कौन सा कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? उपस्थित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी एमनियोटिक जो फ्लूइड में ये सभी चीज़ें उपस्थित होती है। प्रोटीन इतना होता है, लिपिड, ग्लूकोज भी होता है, यूरिया, क्रेटिनिन भी होता है। ठीक है, और ये इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है? कार्बनिक, ये लेगा कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अपने माइंड में आपको रखना है कि क्या क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, और जो प्लेसेंटा में कई चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कंपोजिशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब किन किन चीज़ों में मिलके बना होता है, मतलब क्या क्या पाया जाता है उसमें। जो लिक्विड होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलके पाई जाती है जो बेबी को सप्लाई होती है न्यूट्रिशन के रूप में। अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन होती है 0.3 mg पर डेसीलीटर, ग्लूकोज होता है 20 mg पर डेसीलीटर, यूरिया होता है 30 mg पर डेसीलीटर, ये लिखा है क्रिएटिनाइन होता है 2 mg पर डेसीलीटर, लिपिड होता है 50 mg पर डेसीलीटर। अब हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में इंसुलिन हार्मोन्स आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, रेनिन हार्मोन्स आता है। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं। ये आप केवल ऐसे ही याद कर लेना है, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ दी प्लेसेंटा, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, क्योंकि ये सब क्या होता है वहीं आसपास क्या होता है, एक दूसरे के आसपास होते हैं लिक्विड के रूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, और देख ले क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ पर। लिनेगो, ये लिखा है कैसोसा, वर्निक्स, और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये NaKl, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है, ये सभी चीज़ें कंपोजिशन होता है किसमें? प्लेसेंटा में। ठीक है, जो लिक्विड होता है या द्रव होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था के दौरान योनि की pH कैसी होती है? व्हाट इज द pH ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। कैसी? अम्लीय, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर। 11 नंबर आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन देख लें आप, फिर अपना आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? 900 ग्राम से 1000 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, टर्म पर जो गर्भाशय का वजन होता है, वेट होता है, वो लगभग कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाय द वे मान लो कि दोनों में से कोई मिल सकता है,
1000 ग्राम कभी कभी लिख दिया जाता है। टर्म पर जो गर्भाशय का वजन होता है वो लगभग कितना होता है, 1000 ग्राम के आसपास होता है। तो यहाँ पर 900 से 1000 ग्राम लिखा है, ये रेंज में लिखा है। बाकी आप ध्यान रखना कि 1000 ग्राम भी होगा तभी आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल इंक्रीज इन अ वे ड्यूरिंग द इंटायर प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वुमेन्स। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है लगभग आपको बताना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 11 kg के आसपास होता है। ये लगभग काफ़ी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कहीं कहीं क्या होता है, दिया जाता है 10 से 12 के बीच में, ठीक है, 10 से 11 के बीच में ऐसे करके दिया होता है, ठीक है, 10 से 11। तो आपको ध्यान रखना है 11 के आसपास वाला आंसर सही होगा। अगर एग्जैक्ट मिल जाएगा जैसा कि हमने दिया है ऑप्शन में, तो इसी तरह ये सही, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ महिला में जो संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान जो वेट बढ़ जाता है ना, वो लगभग 11 kg बढ़ जाता है। कितना, 11 किलो बढ़ जाता है, 11 kg। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया गर्भावस्था में लगभग कितना रक्त आयतन बढ़ जाता है या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको इसको कट करना है। गर्भावस्था में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर जैसा कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। इसका जो राइट आंसर है कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1500 ml, मतलब 1500 ml के आसपास क्या होता है, बढ़ जाता है। 1500 ml गर्भावस्था में लगभग जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है वो लगभग कितना हो जाता है, 1500 ml के आसपास हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कौन से अंग में फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज या बदलाव या परिवर्तन होते हैं। विच आर्गन अंडरगोज फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किन चीज़ों में बदलाव आते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, कंट्रक्शन होता है, छोटे बड़े होते हैं, कि लगभग क्या होता है, बड़े हो जाते हैं वो पार्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। यूट्रस भी बढ़ जाता है, वेजाइना का जो साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ब्रेस्ट साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। गर्भाशय, योनि और स्तन का साइज क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान बदल जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। जो बॉडी में परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज कहा जाता है या फिजियोलॉजिकल बदलाव कहा जाता है। यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है और वेजाइना का साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और स्तन भी बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट भी बढ़ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्तिग्रह पावर हाउस के रूप में कार्य करती है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ पावर हाउस टू प्रोड्यूस हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है इसका राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या, प्लेसेंटा। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना जो होती है जो हार्मोन निर्माण के लिए शक्तिग्रह पावर हाउस के रूप में कार्य करती है, वो प्लेसेंटा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, कई बार हमने इसे डिटेल्स में कवर भी किया है, पिछले वीडियो जरूर देखें जो लोग नए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, और जो लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है उन्हें आप दोबारा सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अब आपको कम टाइमिंग लगेगी उन्हें सॉल्व करने में, इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल्स पता होगी, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हें दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मजबूती आएगी आपके अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम या राइफेन कर देता है, द हार्मोन्स दैट मेक्स द सर्विक्स सॉफ्ट। क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, सर्विक्स को मुलायम कर देता है, राइपेन कर देता है, सर्विक्स को क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। ये कब स्रावित होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, स्रावित होता है। ये सर्विक्स क्या होता है, वेजाइना के अंदर एक कैनास टाइप में होती है, एक नली टाइप में होती है, ठीक है। इसका जो व्यास होता है डिलीवरी के समय, प्रसव के समय कितना हो जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा हो जाता है। ये ऐसा इस वजह से हो जाता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। ऐसा ये इस वजह से होता है कि डिलीवरी आसानी से हो सके, और डिलीवरी जैसे ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गया तो ये किसकी वजह से बढ़ जाता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही बढ़ जाता है। क्योंकि जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, इसको मुलायम कर देता है, सॉफ्टन कर देता है,
ठीक है, राइपिन कर देता है, मतलब मुलायम कर देता है। और ये क्या होता है, जो सर्विक्स का जो आकार होता है, ये जो कैनाल्स का आकार होता है जिसके थ्रू बेबी बाहर आता है, ये क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर के आसपास ये चौड़ाई इसकी हो जाती है। ओके, कितना, 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, देख ले, एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पर, इट इज प्रोड्यूस बाय दी ओवरी एंड दी प्लेसेंटा। कहाँ से निकलता है, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है ना, ये निकलता है ओवरी से और प्लेसेंटा से निकलता है। कब निकलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से निकलता है। काम क्या होता है, ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स एक नली टाइप की होती है, वेजाइना के अंदर जो यूट्रस और वेजाइना का कनेक्शन होता है। ठीक है, मान लो कि ये वेजाइना है, वेजाइना का ये बाहर वाला पार्ट है और ये सर्विक्स होता है, यहाँ पर यूट्रस होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर यूट्रस होता है, इससे कनेक्शन होता है इसका। तो जब बेबी से कम्स आउट होता है ना, तो ये कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब मान लो कि ये पहले नॉर्मल से और इसके बाद क्या होता है, ये बढ़ जाता है, ये लगभग इतनी चौड़ाई हो जाती है ताकि बेबी क्या होता है, कम्स आउट हो सके, बाहर आसानी से आ सके। क्योंकि ये ऐसा होता है, ये किसकी वजह से होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, ये ओवरी से निकलता है, या अंडाशय से कहेंगे, या प्लेसेंटा से निकलता है। कब निकलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से निकलता है। ओके, गर्भावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, 17 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन सा वह मादा जननांग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया। क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है क्लाइटोरिस। ये क्या है, मादा का बाह्य जननांग है, या यूं कहें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुछ पॉइंट मेंशन है जो अक्सर जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एक्सटर्नल इंटरनल को लेके पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप याद कर लें या ये लिख लें। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल, मतलब जो रिप्रोडक्टिव के कुछ बाहरी पार्ट होते हैं या फीमेल्स के जो बाहरी पार्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है क्लाइटोरिस और बैर्थोलिन ग्लैंड, मॉम्स प्यूबिस, ये लिखा है लेबिया मिजोरा, लेबिया मिनोरा, और ये लिखा है प्यूटेंडल क्लेफ्ट। ये सभी क्या है, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी पार्ट है। क्या है, बाहरी पार्ट है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आपको बताना होता है कि निम्न में से बताएं कौन सा बाहरी पार्ट है या कौन सा इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल इंटरनल करके कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, क्लाइटोरिस और बैथोलिन ग्लैंड, मॉम्स प्यूबिस, लेबिया मिजोरा, लेबिया मिनोरा, और ये लिखा है प्यूडेंडल क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये बाहरी वाले पार्ट है, आप इन्हें लिख लें और याद भी करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अब देखें जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए एग्जाम्स में। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, अंडाशय, सर्विक्स, गर्भाशय, ग्रीवा जिसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रीवा कहा जाता है, वेजाइना सॉरी। तो ये क्या है, ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो आप इन्हें आंतरिक, इन्हें क्या करेंगे आप, आंतरिक अंगों के रूप में आप लिखेंगे। जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ओवरी मतलब अंडाशय लिखोगे, सर्विक्स का मतलब ग्रीवा लिखोगे, वेजाइना का मतलब योनि लिखोगे हिंदी में। ठीक है, तो आप इस तरह आप लिख सकते हैं, ये इंटरनल है, ऊपर वाले एक्सटर्नल है। ठीक है, तो आप इन्हें लिख लेना, याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। स्तन ब्रेस्ट, निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या, श्वेत ग्रंथि। श्वेत मतलब होता है पसीने वाली ग्रंथियां, स्वीट मतलब होता है ये पसीना। ठीक है, स्वीट ग्लैंड कहा जाता है इसी को। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथियां। स्तन जो होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, इस किस ग्रंथियों का मॉडिफिकेशन होता है, जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं ना, स्वीट ग्लैंड, यही क्या होती है, मिल के क्या किसका निर्माण करती हैं, ब्रेस्ट का निर्माण करती है। किसका, ब्रेस्ट का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड से मिलके ब्रेस्ट बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया, गर्भावस्था की वह समय अवधि, टाइम पीरियड, जिसे प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कई बार बताया भी, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए फर्स्ट 12 वीक, प्रथम 12 सप्ताह को प्रथम अवधि कहा जाता है। क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अगर बाय द वे आपसे महीने में पूछा जाएगा ना, तो आप 3 महीने बताएंगे। क्या,
प्रथम 3 महीने। अगर गर्भावस्था की आपसे पूछ ले कोई कि प्रथम तिमाही में कितने महीने होंगे, तो आप ध्यान रखना 3 ही महीने होते हैं। वीक में बात करेंगे तो 12 वीक होंगे प्रथम वाले, ठीक है। कहीं कहीं 1 से 12 वीक मेंशन किया जाता है, कहीं कहीं 0 से 12 वीक, तो वही 12 वीक वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो अवधि होती है वो 12 वीक के आसपास होती है, ओके। और ये जोड़ा कब से जाता है, अगर ये आपको पता हो, जो लास्ट पीरियड होता है, लास्ट पीरियड के प्रथम दिन से जोड़ा जाता है, लास्ट पीरियड होने के प्रथम दिन से ये जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रथम ये क्या नाम, फर्स्ट वीक ऑफ ट्राइमेस्टर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया 20 नंबर, ये पिछले लेक्चर्स का क्वेश्चन है। आपात स्थिति में जब एक रोगी अपना रक्तवर्ग बताने में असमर्थ है, तब उसे किस रक्तवर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होगा। यहाँ पर आपको लिखना है क्रॉस मैच करना सुरक्षित होगा इन केस ऑफ द इमरजेंसी व्हेन अ पेशेंट इज अनेबल टू टेल हिज ब्लड ग्रुप। जब वो अपना ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ है, देन विद द विच ब्लड ग्रुप विल बी सेव टू द क्रॉस। यहाँ पर CROSS लिख लेना। इसका जो मोस्टली लोगों ने आंसर दिया था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मोस्टली सभी लोगों ने भी आंसर ये दिया था O नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्या, O नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है, आपको बताना है कितनी होती है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूमन हैज प्रेगनेंसी पीरियड, जैसा कि ऑप्शन दिया गया 10 लूनार महीने, 10th लूनार मंथ, 9 कैलेंडर महीने, 7 डेज प्लस करके, ठीक है, 280 डेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जिन जिन स्टेज के क्या हुए परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं, ठीक है, तो वो कैंसिल नहीं हुई हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जल्दी ही होंगी, जैसे कि कोरोना से निजात मिलती है, इन फ्यूचर वो जल्द जल्द कराई जाएंगी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। जब भी ये कोरोना से लोगों को निजात मिलती है, तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो आपको 30 मिनट से 1 घंटे के आसपास, ठीक है, 1 घंटे के विद इन आपको तैयारी करनी है। डेली आपको अपडेट रहना है, ठीक है। चैनल्स पे आप डेली अपडेट रहेंगे तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं फिर आप फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पहले थे, ठीक है। इसलिए आप क्लाइमेक्स में है, ठीक है। या आप यूँ समझे कि मान लो कि आपको एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। आप मान लो कि आधी दूरी तक आ गए हैं, ठीक है, आप आधी दूरी तक आ गए हैं। आप चाहें तो पीछे वापस आ जाएंगे, तो आप जीरो में आ जाएंगे। कहाँ पर, जीरो में। या आप चाहें तो अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं, जहाँ पर आपका क्या है, लक्ष्य है। ये आपका लक्ष्य है, आपको दूरी उतनी ही तय करनी है, ठीक है, दूरी आप उतनी ही तय करोगे। अब अगर पीछे लौटते हो तो उतना ही चलना है, आगे जाते हो तो उतना ही चलना है। तो हमारे हिसाब से आप आगे बढ़ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य जब तक आपको प्राप्त नहीं होती तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। आप बीच में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये बीच में है, ठीक है। अगर आप पीछे आते हैं तो आपको उतनी ही दूरी तय करनी है, अगर आप आगे जाओगे तो उतनी ही दूरी तय करनी है, ठीक है। तो इसलिए हमारी यही सलाह है कि आप आगे की ओर जाएं, अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है, तो आप यहाँ पर आएँ, ठीक है, ना कि आप पीछे लौटे, क्योंकि दोनों को चलने के लिए आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर पीछे लौटेंगे तो उतनी ही दूरी आनी पड़ेगी, आगे जाएंगे तो आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है। तो इसलिए अपने टारगेट पे फोकस करें, ठीक है। तो जो भी परीक्षाएं अभी पोस्टपोन हुई है, इन फ्यूचर जल्दी ही हो जाएंगी, इसलिए आप वैसे भी नॉलेज के लिए भी आपके लिए जरूरी है, नहीं फिर वरना आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप पीछे लौटते हैं, ठीक है। आप फिर यहाँ पर आएंगे, फिर आधे पर जाएंगे, फिर आपको यहाँ से जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप बीच में है, ठीक है। तो हमारी सलाह माने आप आगे की ओर बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।